प्यारे पाकिस्तान के प्यारे वासियों को आतिफ खान का प्यार भरा सलाम। प्रोग्राम प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहूँगा। ये प्रोग्राम आप सुना करते हैं हर सोमवार से जुमेरात 2 बजे से 3 बजे, जिसमें कोशिश होती है ढेर सारी मालूमात लाई जा सके। बहुत से मौजू जो आपकी जानिब से भिजवाए जाते हैं उन्हें भी प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाया जाता है। बहुत से सवाल जो आप भिजवाते हैं उनके जवाबात भी आप लोगों तक पहुँचाना, आपकी मालूमात में इजाफ़ा करना, इल्म में इजाफ़ा करना हम ज़रूरी समझा करते हैं। और ये सिलसिला आप जानते हैं कि बहुत अरसा से ये जारी है और उम्मीद और यकीन यही है कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिलता होगा। प्रोग्राम में आप लोग शामिल होंगे, मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे 0334 1966 966 यानी 0334 1966 पे कॉल कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। और साथ ही साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के फेसबुक ऑफिशियल पेज पे। वहाँ भी जो भी लिंक भेजेंगे उसे भी प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। तो जनाब, हमेशा की तरह आज का भी एक बहुत ही अहम सा मौजू है जिसके ऊपर आज बात करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे जी मेडिकल लैब साइंसेज पैथोलॉजी की, और इस पे बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है फिज़ा नदीम ने। आप पास आउट हैं यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद से, और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हम जानेंगे। बहुत सारे सवाल हैं इस फील्ड के हवाले से, बहुत से सवाल हैं, बहुत सारी अभाम जो कुछ स्टूडेंट्स की जानिब से थे और उन्होंने ये सवाल भी किए, उन्होंने ये जानना भी चाहा और इस ख्वाहिश का इजहार भी किया कि इसके ऊपर भी हम ज़रूर बात करें। तो जनाब, आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इस बीच जो भी आपके सवालात होंगे उन्हें ज़रूर शामिल करेंगे। फ़ैज़ा, मैं आपको खुश आमदीद कहूँगा, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाएँ। मेरा सबसे पहला बुनियादी सवाल ही ये है कि अपने इस फील्ड के बारे में, इस डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा सा तारुफ़ दीजिए हमारे सुनने वालों को, ताकि फिर हम मज़ीद जो क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखूं तो हमारे सुनने वाले भी उन सवालात में साथ साथ अपना हिस्सा भी डालते रहें और वो सवाल जो है वो शामिल करते हुए हम मज़ीद मालूमात में इजाफ़ा करें। वालेकुम अस्सलाम। Medical laboratory sciences is an emerging field. It's not only related to diagnosis, but also it's relevant to research, proper diagnosis, proper prevention, control, and management of disease that are of great clinical significance that we neglect. बिल्कुल सही। इसमें मैं ये भी जानना चाहूँगा कि मेडिकल लैब साइंसेस का बड़ा रोल रहता है, वो वायरल डिज़ीज़ हो, वो कोई भी जिस तरह हम कॉमन कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ डिज़ीज़ हैं जिसका हमें सामना है, तो उसकी पकड़ के लिए, उसकी डायग्नोसिस के लिए बड़ा अहम किरदार है। जिस तरह अगर बात कर लूँ कोरोना की, तो कोरोना में भी बहुत अहम किरदार रहा होगा। क्या मुश्किलात दरपेश आई होंगी, ये सारी चीज़ें हमें इनका इल्म भी होता रहा। तो बहुत ज़रूरी है किसी भी बीमारी की रोकथाम के लिए मेडिकल लैब साइंसेस का एक बहुत अहम किरदार है। इस फील्ड में आप क्या देखती हैं, लोगों का कितना रुझान है, स्टूडेंट्स का ख़ास तौर पे अगर हम बात कर लें तो उनको अवेयरनेस है इस बारे में और जानते हैं, या उनको लगता है स्कोप क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, ये सारी चीज़ें जो स्टूडेंट्स के जहन में होती हैं फिर ये वो कोई फ़ैसला कर पाते हैं? असल में हमारे यहाँ इस चीज़ का फकदान है कि अवेयरनेस नहीं है। हमारे यहाँ लैब जैसे अब हम जो है वो आफ्टर मेडिकल लैब साइंसेस इस डिग्री को कंप्लीट करने के बाद वी विल बी अपॉइंटेड एज मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट। तो हम लोग काम तो करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वही कंसिडर किया था, डॉक्टर है, MBBS है, BDS है और कुछ रिनॉन डिग्रीज हैं। तो इस चीज़ को बोधर ही नहीं किया जाता और लोग इस चीज़ को फोकस ही नहीं करते। हालांकि हम भी वही काम करते हैं और स्टडीज़ रिवील ये करती हैं कि अबाउट 70 to 80% जो क्लिनिकल डिसीजंस हैं, जो कि मेडिकल डिसीजंस हैं, वो बेस ही लेबोरेटरी फाइंडिंग्स पे कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ का बहुत फुकदान है और मेरे ख्याल में लोगों को इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। बिल्कुल सही हो गया। अब आते हैं इस तरफ के यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद से आप पास आउट हैं, और वहाँ के एनवायरनमेंट के हवाले से भी मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि ये स्टूडेंट्स जो हैं उनके बारहा हमें मैसेजेस आते भी हैं, बल्कि मैं तो हमेशा ये कहा करता हूँ कि विज़िट करना चाहिए, उसके बाद आपको जो एक पिक्चर क्लियर होती है वो बताने से शायद उस चीज़ का आपको इल्म ना हो सके, समझ ना पाए आपको उसको ठीक तरह से। मगर फिर भी विज़िट करने से पहले भी कुछ चीज़ें जो है वो शेयर करना लाजिम हो जाता है, जिस पे आप मजबूर होते हैं कि हाँ विज़िट किया जाए। तो ऐसी क्या चीज़ें आपको लगती हैं यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के अंदर, आपने ऐसा क्या पाया, कैसा एक्सपीरियंस रहा कि जिस पे आपको लगता है कि स्टूडेंट्स का इंतखाब जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद ही होना चाहिए? जी बिल्कुल, विज़िट करना चाहिए। किसी की भी अगर कोई आपको कह रहा है तो उस पर आप अमल करने से पहले आप जाएं, विज़िट करें। लेकिन ये है कि जो मैंने इन्वायरमेंट को पाया है ना, वो कोलैबोरेटिव इन्वायरमेंट है, लर्निंग इन्वायरमेंट है, जो आपको इस चीज़ में उकसाता है, जो आपको उभारता है कि आप सीखें, कुछ करें। आप एक कंफर्ट इन्वायरमेंट में होते हैं, आप एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में होते हैं कि जहाँ पे जी आपको जो है वो बस
आपको मौका मिलता रहता है अपने आप को एक्सप्रेस करने का। ठीक है। तो अच्छा, इस प्रोग्राम के ऊपर आते हैं, इस डिग्री प्रोग्राम के ऊपर कि कितने साल का है ये, और इसके बाद फिर आपके के लिए क्या क्या रास्ते खुलते हैं, आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप किस तरह से अपनी खदमात अंजाम दे सकते हैं। सबसे पहले बताइएगा कितने साल ये प्रोग्राम है? ये 5 साल का प्रोग्राम है। ठीक है। इसमें 4 साल जो है वो हमारा थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल वो नॉलेज है। उसके बाद जो है वो हमारा एक्सपीरियंस का आता है। देखिए, आप अगर नॉलेज ले रहे हैं, आपके पास जो है वो आप बुक्स को पढ़ी जा रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि प्रैक्टिकल लाइफ में हो क्या रहा है, तो मेरे ख्याल में एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। और इसलिए जो है ये 5 साल का प्रोग्राम है। 1 ईयर फॉर प्रैक्टिकल, 1 ईयर फॉर एक्सपीरियंस एंड 4 ईयर्स फॉर थ्योरेटिकल नॉलेज। बिल्कुल ठीक। इस एडमिशन से पहले आपको क्या वो स्किल्स हैं जिनका जान लेना बहुत ज़रूरी है, जिसके बाद आपको पता चलता है? क्योंकि यूँ भी होता है कि देखा देखी में भी आप बहुत सारी ऐसी फील्ड का इंतखाब कर लेते हैं कि जी मेरी दोस्त इसमें है, मेरा दोस्त इधर है, तो मुझे भी इस फील्ड का चुनाव कर लेना चाहिए। तो ऐसे में आपको सबसे पहले वो क्या स्किल्स हैं जिनका जान लेना ज़रूरी है? देखिए, अगर तो आप जो है वो लोगों को देख के, लोगों की सुन के आ रहे हैं, तो मैं कहूँगी इस फील्ड में मत आएं, क्योंकि इस फील्ड में एक सेट ऑफ स्किल्स रिक्वायर है। अगर आपके पास वो नहीं है तो आपको जो है वो दूसरा ऑप्शन कोई और कंसिडर करें, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो क्रिटिकल एनालिसिस स्किल्स, देन डाटा एनालिसिस स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। अब वो दौर आ गया है कि जहाँ पे ऑटोमेशन है, जहाँ पे हर चीज़ है मशीन्स ने संभाली है। अब हमारा वहाँ पे रोल ये है कि ये नहीं कि हम सब जो है मशीन्स पे रिलाई नहीं कर सकते कि वही काम कर ले, भाई अगर मशीन्स है तो हमारी क्या ज़रूरत है। नहीं, हमने जो है हमने सैंपल्स लगाने हैं। बेसिकली हमारा जो है लैब में रोल है एज अ लैब टेक्नोलॉजिस्ट। अब टेक्नोलॉजिस्ट का काम क्या है? उसने जो है वो सैंपल्स का एनालिसिस करना है। हमारे पास बॉडी फ्लूइड्स आते हैं, हमारे पास स्पेसिमेंस आते हैं जो कि सर्जिकल स्पेसिमेंस भी हो सकते हैं, बायोप्सीज होती हैं जो कि सर्जिकल रिमूवल के बाद जो है वो होल ऑर्गन भी आ सकता है, आपके पास टिश्यूज भी आ सकते हैं। तो आपको जो है वो सबसे पहले तो आपको ब्रेव होना चाहिए। यू मस्ट बी ब्रेव इनफ टू डील विद देम। देन यू हैव डिफरेंट बॉडी फ्लूइड्स। तो हमने जो है वो मशीन्स में लगा देने। अब हम ये नहीं है कि हम लगा के तो हम आराम से बैठ जाए, मशीन सारा कर लेगी, हमें क्या है। तो हमें जो है वो साथ साथ जो है वो एनालिसिस की भी जरूरत पड़ती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि मेडिकल लैब में इनोवेशन डे बाय डे होती जा रही है, जिसकी वजह से ये फील्ड इन डिमांड है। और इस फील्ड में जो है वो ना सिर्फ आप जो है वो क्लिनिकल प्रैक्टिस में, बल्कि आप जो है मैन्युफैक्चरिंग साइड पे आ सकते हैं, आप इंस्ट्रूमेंटेशन की साइड पे आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल में जो है वो आप में डाटा एनालिसिस की स्किल्स होनी चाहिए, क्रिटिकल एनालिसिस की स्किल्स होनी चाहिए, देन कम्युनिकेशन स्किल्स। आपके पास अगर क्रिटिकल रिजल्ट्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट की वैल्यूज जो है किसी एक पैरामीटर की बहुत ज्यादा हाई आ रही हैं जो कि रूटीन में नहीं होती, तो आपके अंदर ये स्किल होनी चाहिए कि हाउ टू कम्युनिकेट विद द डॉक्टर, हाउ टू कम्युनिकेट विद द रेलेवेंट पेशेंट। बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ताकि स्टूडेंट्स को ये भी जानने में आसानी हो और उन्हें पता चल सके कि क्या वो इसके लिए आ सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं? जी, एफएससी, प्री मेडिकल और या इसके इक्विवेलेंस जो है आपके पास डिग्री होनी चाहिए। और मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 55%। देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस डिग्री, बट यू मस्ट हैव अ सेट ऑफ स्किल्स दैट आई हैव मेंशन्ड अर्लियर। बिल्कुल सही हो गया। ये साथ साथ जनाब सिलसिला जारी है। आज के इस डिपार्टमेंट के हवाले से हम मेडिकल लैब साइंसेस के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इस बारे में जानना चाहते हैं, कोई भी आपका सवाल है आप ज़रूर ले भेज सकते हैं। 0334 19 66 966 ये नंबर है, यानी 0334 1966 ये नंबर। इस पर आपके मैसेजेस, आपकी कॉल्स साथ साथ शामिल करते रहेंगे। और इसके अलावा जनाब प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के फेसबुक ऑफिशियल पेज के ऊपर भी जो भी आप लिख भेजेंगे उसे भी हम प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करते रहेंगे। अच्छा जी, मैं आपसे फैज़ा ये भी जानना चाहूँगा, मुझे बताइए कि मदीना टीचिंग हॉस्पिटल जो है उसकी भी खदमात आपको हासिल हैं और आपके हमेशा स्टूडेंट्स की बैक पे है, आपको हमेशा से बहुत हद तक हेल्प आउट करता है। क्या रोल है आपकी किसी भी आपने जब ख्वाब देख रखे होते हैं, आप जब मुस्तकबिल में अपने मुस्तकबिल को रोशन पा रहे होते हैं, वहाँ ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसी फैसिलिटीज़ अगर आपको प्रोवाइड की जाती हैं तो मेरा ख्याल है कि बहुत आसान होता है अपनी मंजिल की ओर बढ़ना। मदीना टीचिंग हॉस्पिटल का क्या रोल है? मदीना टीचिंग हॉस्पिटल का बहुत बड़ा रोल है और जिसको जो है वो मैं चंद फिक्रों में जो है वो बयान नहीं कर सकती। तो सबसे पहले तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद ने हमें मौका दिया कि हम जो है वो साथ साथ इधर से नॉलेज लें और साथ में ड्यूरिंग 5 इयर्स ना सिर्फ ये कि जो लास्ट वाला ईयर है बल्कि ड्यूरिंग द स्टडी हम जो है वो मदीना टीचिंग हॉस्पिटल से हमारा एक्सपोजर होता रहा है।
तो मैं जो है वो मदीना टीचिंग हॉस्पिटल की लेबोरेटरी को जो है वो आइडियल और स्टैंडर्डाइज्ड कंसिडर करूंगी इन अमंग द लेबोरेटरीज इन फैसलाबाद। तो मेरे ख्याल में तो मदीना टीचिंग हॉस्पिटल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, चाहे वो स्किल्स डेवलपमेंट हो, चाहे वो किसी भी किस्म की नॉलेज हो या किसी भी किस्म का एक्सपीरियंस हो। और यहाँ पे जो चीज़ सबसे ज़्यादा हमें सिखाई जाती है ना, वो ये कि आपने जो बुक्स में पढ़ा है सिर्फ आपने उसी पे रिलाई नहीं करना, आपने साइंटिफिक रीजनिंग पे गौर करना है। अगर एक पैरामीटर हाई आ रहा है, अगर कोई एक वैल्यू है, अगर हाई आ रही है, लो आ रही है, तो किस बिना पे आ रही है, व्हाट्स द रीज़न। आपको हर काम के पीछे एक साइंटिफिक रीज़न होनी चाहिए। तो अगर ये कहा जाए कि वी आर द साइंस बिहाइंड द डायग्नोसिस, तो ये गलत नहीं होगा। बिल्कुल सही है। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जहाँ हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं, तो क्या मदीना टीचिंग हॉस्पिटल भी स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ उनको प्रोवाइड की जाती हैं? मदीना टीचिंग हॉस्पिटल में स्टूडेंट्स जॉब करते हैं, उनको मौका मिलता है? जी बिल्कुल। हमारे लेबोरेटरी में तो ये है, मदीना टीचिंग हॉस्पिटल की क्लिनिकल लेबोरेटरी में इंटर्नशिप के प्रोग्राम्स हैं। बेसिकली मैं खुद भी एक इंटर्नी हूँ, ठीक है। और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, जो कि शायद अगर मैं कहीं और से स्टार्टइप लेती तो मेरे लिए वो चीज़ें जो हैं, मैं अगर उन्हीं प्रैक्टिसेस को करती तो वो मेरी प्रैक्टिसेस में कंसिडर होती। लेकिन मुझे यहाँ पे जो है वो एक आइडियल इन्वायरमेंट मिला है। वो चीज़ें जो मैं बुक्स में पढ़ती रही हूँ, ये ऐसे होता है वैसे होता है, जहाँ ये कंसिडर किया था कि ये यूरोपियन कंट्रीज़ में इन बातों को फॉलो किया जाता है और पाकिस्तान में नहीं होती, लेकिन मैंने वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हुए होते हुए यहाँ देखा है। बिल्कुल सही, और बल्कि अपनाइयत का एहसास भी होता होगा, क्योंकि उसी ही एनवायरनमेंट का हिस्सा हैं। और मदीना टीचिंग हॉस्पिटल भी बिल्कुल साथ ही है, और वहाँ पे आपको स्टाफ जो है, जिस तरह आप देखते हैं कि मदीना टीचिंग हॉस्पिटल मुझे विज़िट करने का वैसे मौका भी मिला, मैं देखता हूँ फ्रेंडली स्टाफ, जिस तरह आपको हर लिहाज से आपको हर चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि कहीं ना कहीं आप जब ख़ास तौर पे हॉस्पिटल को विज़िट करते हैं, तो आपके जहन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप परेशान होते हैं। एक तो आपका, अगर आप अटेंडेंट हैं, अगर आप पेशेंट के साथ गए हैं तब भी आप परेशान हैं। अगर आप पेशेंट हैं तो आपको होता है कि हॉस्पिटल के अंदर एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि मरीज़ जो है उसको सिर्फ अपनी बीमारी को, तो वो वक्ती तौर पे उसको वहाँ से तो रिलीफ मिल ही रहा होता है, लेकिन वो मेंटली जो है वो रिलैक्स फील करे। तो मदीना टीचिंग हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट ऐसा है जहाँ सीखने का ताल्लुक, आप बता रही हैं इंटर्नी हैं, आप वहीं पे ही सीख रही हैं, तो यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद और मदीना टीचिंग हॉस्पिटल जून जिस तरह से ये आपको साथ साथ अपनी आगे बढ़ने का मौका फराहम कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत आपके लिए फ़ायदा मंद होगा ये सारी चीज़ें। फ्यूचर में कहाँ देखती हैं अपने आप को, क्या देखती हैं कि फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं आपके, क्या करने जा रही हैं, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स इस फील्ड का हिस्सा हैं उनको आइडिया हो सके कि हम भाई ये चीज़ें परफॉर्म करने का मौका हमें मिल सकता है, हम ये सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। हमें यहाँ जो ख़ास तौर पे अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं, तो ये भी जहन में एक सवाल होता है, क्या मैं कल को कुछ अर्न कर पाऊँगा? क्या हमारे मुल्क के अंदर ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं? क्या अगर मुझे मुल्क से बाहर जाके अपनी खदमात अंजाम देना पड़ती हैं तो मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं? तो इस हवाले से मैं चाहूँगा कि आप ज़रा एक वजाहत कर दें ताकि आइडिया हो सके और स्टूडेंट्स के लिए समझना आसान हो सके। जी बिल्कुल, ये क्वेश्चन होना भी चाहिए। हमारे यहाँ जो है वो लोग, वही बात आ जाती है कि जी ये चीज़ डिमांड, मतलब जो है वो फेमस है, ये सोशल मीडिया पे चल रही है, ये लोगों ने ऐसे कह दिया, तो चलें इसी डिग्री में एडमिशन ले लेते हैं। हमें जब स्टूडेंट्स जो है वो हाफ ऑफ द डिग्री जो है वो पास वो कर चुके होते हैं, सेमेस्टर्स उनके गुजर चुके होते हैं, फिर उनको एहसास होता है नहीं मैंने तो गलत जगह एडमिशन ले लिया। तो आपको जो है किसी भी जगह पे, किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी डिग्री में एडमिशन लेने से पहले आपको पता होना चाहिए उसकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। तो ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मैं अपने आप को कहाँ देखती हूँ। पहले करियर अपॉर्चुनिटीज़ का मैं आपको बता दूँ। अगर तो बात करें पाकिस्तान में, अगर बात करें तो पब्लिक सेक्टर्स में, प्राइवेट सेक्टर्स में हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर हम जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में बात करें तो PPSC के एग्ज़ाम होते हैं, और आपको पता है कि हम मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की हमारी सीट्स आती हैं। तो अगर इस दफ़ा की बात करें तो मोर देन 300 वैकेंसीज जो है वो अनाउंस हुई हैं थ्रू आउट द पंजाब। तो अब ये है कि हमें जो वो एग्ज़ाम पास करना होता है, और PPSC 17 to 18 ग्रेड तक जो है वो जॉब मिल जाती है आफ्टर पासिंग दिस डिग्री। और फिर जैसे जैसे आपकी स्किल्स इनहेंस होती जाएंगी, जैसे जैसे जो है वो आप MPhil एंड देन फर्दर आप स्टडीज़ करते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी रैंकिंग बढ़ती जाएगी। और अगर हम प्राइवेट सेक्टर में बात करें तो फिर भी आपको पता है कि क्लिनिकल लेबोरेटरीज आपको हर गली में, हर जगह पे आपको नजर आएंगी। तो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की डिमांड तो होगी। फिर इसके अलावा जो है वो आप जो है वो एजुकेशनल साइड पे जा सकते हैं, मेडिकल लेक्चरर बन सकते हैं।
देन एपिडेमियोलॉजिस्ट बन सकते हैं। एपिडेमियोलॉजिस्ट क्या है कि आपको पता है कि कोई भी वबा फैली है तो अब उसका जो है वो हमने उसको रोकना कैसे है, हमने उसको जो है वो कंट्रोल कैसे करना है, प्रिवेंट कैसे करना है, फिर उसकी मैनेजमेंट ऑफ दैट डिजीज, ये जो है ये मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के बगैर, मेडिकल लैब साइंसेस के बगैर, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के बगैर इनकम्प्लीट है। फिर इंडस्ट्रीज में फूड फैक्ट्रीज हैं, इनकी जो लैब्स होती हैं, फिर फूड टेस्टिंग में हमारा रोल है, ड्रग टेस्टिंग में, टॉक्सिकोलॉजी, फोरेंसिक साइंसेस, देन बहुत ज़्यादा हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं। और अगर आउटसाइड द पाकिस्तान अगर हम बात करें तो इसमें बहुत स्कोप है। अब अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल पैथोलॉजी, अब ये एक एसोसिएशन है, यूँ कह लें कि अब इसमें जो है वो आपको अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, अगर आप इसका टेस्ट पास कर जाते हैं तो आपको मौका मिलता है कि आप रिनोन साइंटिस्ट के साथ बैठें, उनके साथ काम करें। और फिर हमारी वैक्सीनेशन, अब जैसे कोविड की वैक्सीनेशन है वो मेडिकल लैब साइंटिस्ट के बगैर इनकम्प्लीट है। आपने रिसेंट डेज में देखा कि कोविड बहुत फैला जी, पेंडेमिक, एपिडेमिक, एंडेमिक, ये सब टर्मिनोलॉजीज बहुत आम हुई। तो ये सब चीज़ें जो हैं, अब कोविड की डायग्नोसिस, कोविड की वैक्सीनेशन वो मेडिकल लैब साइंटिस्ट के बगैर इनकम्प्लीट थी। फिर हमारे पास जो है वो सब स्पेशलिटीज़ हमारे सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा है, वैरायटी बहुत है। तो जैसे जो कि चंद एक सब्जेक्ट्स जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी, क्लिनिकल केमिस्ट्री, हेमाटोलॉजी, मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी, जेनेटिक्स, फोरेंसिक साइंसेस, तो ये तो कुछ बेसिक एग्जांपल्स हैं। अभी तो बहुत ज़्यादा हमारे पास जो है वो लैब्स में होती हैं। तो इसमें किस तरह से देखा जाए, आपको अपनी स्किल को किस तरह से पॉलिश करने का तो मौका मिलता है जब आप उस फील्ड में आते हैं जी। कैसे इल्म होता है कि मुझे इसका इंतखाब करना, जिस तरह इसके अंदर मुख्तलिफ, इस फील्ड के अंदर इतने ऑप्शंस हैं, तो कैसे उसको चुना जाए? देखिए, उसके लिए आपको अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए। आप जब आपका क्लिनिकल एक्सपोजर होता है, जैसे अब हमारा थ्रू आउट द डिग्री रहा, तो अब एक साल जो एक्सपीरियंस था वो मुझे पता लगा कि मेरा शौक इस फील्ड में, जैसे मुझे लगा कि मेरा इंटरेस्ट है वो हेमाटोलॉजी में। हेमाटोलॉजी बेसिकली क्या है कि जिसमें आपकी जो, जैसे कहते हैं कि जी ब्लड सेल्स होगी, फिर इसके अलावा आपकी कोagulation स्टडीज़ होती हैं, तो उनको देखने के लिए हमारे पास जो वो हेमाटोलॉजी है, तो मुझे हेमाटोलॉजी में इंटरेस्ट लगा और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसी साइड पे जाऊँ। तो जो क्लिनिकल एक्सपोजर है, जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, वो आपको बता देता है कि आपका इंटरेस्ट किधर है और आपको अपने पैशन को फॉलो करते रहना चाहिए। बिल्कुल सही। और फिजा, आप इस चीज़ को क्या देखती हैं, कैसे देखती हैं कि पहले ऑप्शंस बहुत महदूद थे, जिस तरह मैं हमेशा अपने शो में ये बात किया करता हूँ, अब बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं आपके पास जी। और जिस तरह आप मार्केट में जाते हैं ना, तो आपको ख़रीदारी के वक्त समझ नहीं आती जूते ख़रीदते हुए कि मुझे कौन सा जूता लेना चाहिए। बाज़ औक़ात आपको एक साथ बहुत सारी चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं, आप कपड़े लेने जाते हैं, वहाँ आपके लिए सिलेक्शन कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसी तरह से अब इतनी ज़्यादा फील्ड्स हैं, इंतखाब में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, आपको समझ नहीं आ रही होती मुझे किस फील्ड में जाना है। लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि आप अपनी स्किल्स को देखें, आप अपने आप को देखें, अपना मुहासबा करें, आपको पता चल जाएगा कि आपको किस फील्ड में जाना है। तो कितनी खुशाइंद बात है ये कि अब आपके पास इंतखाब के खैर मौके तो बहुत हैं। पहले महदूद फील्ड्स थी, आपने उसी में ही रह के अपना नाम बनाना है, बट अब आप चाहें तो मुल्क के अंदर अगर आप सर्व करना चाहते हैं, आप बाहर जाना चाहते हैं, क्योंकि मेडिकल हेल्थ इसकी जब भी बात होगी, मेरा ख्याल है कि इसमें खिदमत जो है वो सरे फहरिस्त है। ये लफ्ज़ जो है इसको आप इसमें से निकाल ही नहीं सकते। इसमें आके आपके साथ ये लफ्ज़ जो वो जुड़ जाता है कि आपने खिदमत करनी है। बाकी में आप कहते हैं ना जी कि मुझे मेहनत करना है, मुझे काम करना है, ये वो, लेकिन इसके बाद आप खिदमत कर रहे होते हैं लोगों की। तो वो अगर जब तक आप इनर सेटिस्फेक्शन के बगैर नहीं हो सकती, और ये तभी मुमकिन होता है जब आप अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग कोई भी फील्ड का चुनाव करते हैं। क्या समझते हैं इस चीज़ को? बिल्कुल, आपको अपनी स्किल्स देखनी चाहिए, और आप किसी भी मेडिकल फील्ड में आ रहे हैं तो आपके अंदर पैशन यही होना चाहिए कि मैंने अपने पेशेंट की खिदमत करनी है, पेशेंट को पेशेंट समझना है, और उसको ये समझे कि खुदा न खास्ता उसकी जगह आपका कोई अपना प्यारा हो तो आप उसके साथ कैसे डील करते हैं। तो जब आप इन चीज़ों को लेके चलेंगे तो आपके लिए आसानी होगी, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप लैब टेक्नोलॉजिस्ट हैं, इवन आप लैब अटेंडेंट हैं, या आप मेजर स्टाफ में आते हैं जैसे भी, लेकिन मेरे ख्याल में हर एक की अपनी एक इक्वल कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल सही। सो मेडिकल हेल्थ साइंस में आपको जो है वो इन चीज़ों का ख्याल रखना है, और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि पेशेंस के बगैर जो है वो आप इसमें आगे नहीं बढ़ सकते। आपके अंदर पेशेंस है वो भी होना चाहिए। वक्त के साथ साथ आप थोड़ा रूड होते जाते हैं, हार्श होते जाते हैं, लेकिन बहुत बड़ा तहम्मुल से आपने चीज़ों को बर्दाश्त करना होता है। पेशेंट की जब तक कंडीशन को आप नहीं समझेंगे, अगर आप उस वक्त में रूड हैं, अगर आप उसको ठीक तरह से
रिस्पॉन्ड नहीं आपकी तरफ से, तो वो पेशेंट जो है वो, मेरा नहीं ख्याल कि वो आपके साथ ठीक से वो जो एक सेटिस्फेक्शन होती है ना, वो उसमें नहीं आ सकेगी, उससे भी मुश्किल पेश आएगी। फ़िज़ा, बहुत शुक्रिया। आखिर में तमाम स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगी, और यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी कि जो स्टूडेंट्स हमें सुन रहे हैं और वो आना चाहते हैं, विज़िट करना चाहते हैं और ख़ास तौर पे इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो क्या चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहले तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया, एक अच्छे इन्वायरमेंट दिया, कि एक ऐसा इन्वायरमेंट दिया कि जिसमें मैं अपने आप को जान सकूँ, जिसमें अपनी स्किल्स को जान सकूँ। फिर मुझे जो है प्रोफेशनल ग्रूमिंग का मौका मिलता रहा। यहाँ पे डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, लाइक कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, और हमारी जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारी कॉन्फ्रेंसेस अरेंज हुई हैं। फिर इंटरनेशनल विजुअल स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ, जिसकी वजह से जो है वो मुझे पता चला कि अच्छा भाई, अब मुझे अपने आप को किस लेवल पे लेके जाना है और मुझे दूसरों के साथ इंटरेक्ट कैसे करना है। अगर दूसरी कंट्रीज के स्टूडेंट्स हैं, उनमें क्या चीज़ लैकिंग है, उनमें क्या चीज़ है जो हमें अडॉप्ट करनी चाहिए, और क्या ऐसी कमियां हैं जो हमें जो है वो उन पे काम करना चाहिए। तो मैं आप सबको जो है वो यही कहूँगी कि आएँ, विजिट करें, और जो आपकी स्किल्स हैं उसके हिसाब से फील्ड को चूज़ करें। और एक मेरी जो फेवरेट क्विटेशन है वो मैं ये कहना चाहूँगी कि ट्रीटमेंट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डायग्नोसिस एंड मेडिसिन, एंड डायग्नोसिस इज इनकम्प्लीट विदाउट मेडिकल लैब साइंसेस। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फ़िज़ा। बहुत ही अच्छा ये सेशन रहा, और यकीन से कहूँगा कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ जाना होगा। आपके सवालात शामिल नहीं हो सके, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स में या अगेन जब हम फ़िज़ा को बुलाएंगे तो इंशाल्लाह आपके सवाल जो है उनके सामने रखेंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आतिफ़ खान को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।